25 मई 2013। आपको याद होगा कि ये तारीख वही तारीख है जो कि आज भी कोई भी छत्तीसगढ़ वासी इसे भूल नहीं पाया होगा। आज ही के तारीख के दिन अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेताओं के पर नक्सली अटैक किया गया था। इस अटैक में अगर बात की जाए तो परिवर्तन यात्रा सुकमा से जगदलपुर के लिए निकली हुई थी। इस यात्रा पर अगर बात की जाए तो नक्सलियों ने योजनाबद्ध तरीके से अटैक किया था। आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगा उस इलाके में पहुंच करके वहां की तस्वीर दिखा सकूं, उस इलाके में उस हमले में शामिल पीड़ित की मुंह जुबानी सुना सकूं, जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस जीरम की जो सच्चाई है आज भी उस इलाके में दबन है, उस कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उस जीरम के इलाके की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं ले चलता हूं आपको उस जीरम में, उस जीरम की कहानी भी आपको बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। झीरम हत्याकांड की 11वीं बरसी। डीएसटीवी पर देखिए झीरम का पूरा सच। रिपोर्टर की जुबानी झीरम कांड की कहानी। 11 साल बाद आज भी ताजा है जख्म, आज भी जिंदा हैं कई अनसुलझे सवाल। 25 मई वो दिन जो हर साल अपने साथ एक नरसंहार की याद वापस लेकर आता है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े आंतरिक हमलों में शामिल झीरम हत्याकांड की। इस घटना को 11 साल हो चुके हैं। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। 25 मई 2013 की शाम को हुए इस हमले में 32 लोगों की हत्या हुई थी। हमले में जान गंवाने वाले अधिकांश छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता थे। सालों से इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक पूरा सच सामने नहीं आ सका। इसी सच को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे जांबाज रिपोर्टर के शंकर पहुंचे। जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया, वहां की हर एक तस्वीर 11 साल बाद फिर कैमरे में कैद की। इस घटना को भले ही 11 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की हर एक तस्वीर आज भी चीख चीख कर उस दिन हुई घटना की सच्चाई को बयां कर रही है। तारीख 25 मई 2013, दिन शनिवार, समय शाम के 5 बजे, स्थान झीरम घाटी। इस तारीख को झीरम घाटी से एक माओवादी हमले की खबर आई। ऐसे हमले रूटीन थे, लेकिन जैसे ही इस खबर का अपडेट आया, सबके होश उड़ गए। पता चला कि इस माओवादी हमले में बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल सहित कई लोग मारे गए। इसके बाद जैसे ही खबर को लेकर और जानकारी सामने आती गई, देश भर में ये खबर सुर्खियों की तरह फैल गई। शाम ढलते ढलते तक सामने आया कि हमले में कुल 32 लोग मारे गए हैं। ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल हमला था। सबसे पहले नक्सलियों ने काफिले में आगे चल रहे बोलेरो वाहन को ब्लास्ट से उड़ाया। मैं जिस वक्त जहां खड़ा हूं, ये वही जगह है जहां पर 25 मई 2013 को
जो काफिले की सबसे पहले जो बुलेरो वाहन है वो नक्सलियों के आईडी की जद में आ जाती है। सबसे पहले नक्सली ब्लास्ट करते हैं और इस पूरे काफिले को यहाँ से पूरी तरीके से जाम कर दिया जाता है। जैसे ही ब्लास्ट हो जाता है उसके बाद एकाएक पूरी जो गाड़ियां काफिले में शामिल हुई रहती है वो गाड़ियां पूरी तरीके से इस अंधे मोड़ पर, बात की जाए तो दूसरी तरफ पूरी तरीके से अंधा मोड़ है, इस अंधे मोड़ पर पूरी तरीके से गाड़ियां रुक जाती है। और जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट होने के बाद जो बुलेरो के जो परकच्चे, ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि यहाँ से मेरे अगर बात की जाए तो लेफ्ट तरफ जो कि करीब 150 मीटर की दूरी पर, आपने तस्वीर देखा हो कि 150 मीटर की दूरी पर जो वाहन के जो परकच्चे हैं वो यहाँ से उड़ करके वहां पर गिरे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त रहा होगा। ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के तुरंत बाद इस तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। जो नक्सली हैं वो योजनाबद्ध तरीके से इस इलाके में मौजूद होते हैं बड़ी संख्या में। जैसे ही ब्लास्ट होता है उसके बाद जो काफिले पर एकाएक ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही जैसे समय बीतता जाता है वैसे ही बात की जाए तो पूरी जो वाहनें हैं, वाहनों में जो शामिल होते हैं, जिस तरीके से इस पूरे हमले में बात की जाए तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत 32 लोगों की जानें जाती है। दरअसल सुकमा जिले में एक सभा के बाद सभी कांग्रेसी नेता सुरक्षा दस्ते के साथ अगले पड़ाव के लिए निकले थे। काफिले में सबसे आगे नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कवासी लखमा सुरक्षा कर्मियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। पीछे की गाड़ी में मलकीत सिंह गैदू और बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा सहित कुछ अन्य नेता सवार थे। इस गाड़ी के पीछे बस्तर के तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी उदय मुदलियार कुछ अन्य नेताओं के साथ चल रहे थे। काफिले में सबसे पीछे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल, एनएसयूआई के 2 नेताओं देवेंद्र यादव और निखिल कुमार के साथ थे। पूरे काफिले में करीब 50 लोग शामिल थे। जैसे ही काफिला घने जंगलों से घिरी झीरम घाटी पहुंचा, वैसे ही काफिले में सबसे आगे चल रही बोलेरो गाड़ी को नक्सलियों ने अपना पहला निशाना बनाया। पच्चीस मई 2013 में बार बार कह रहा हूं कि वो तारीख है जो आज भी छत्तीसगढ़ वासी भूल नहीं पाया है। ऐसे में जीरम में हूं और ये जीरम की घाट है और देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ देखिए यह तस्वीर है, ये घाटी है। और जब यह मुठभेड़ और जो फायरिंग स्टार्ट हुआ था, जो ताबड़तोड़ जो गोलियां दागना शुरू किए थे, तो इस तरफ भी माओवादियों की बड़ी संख्या रही है। और उस समय बात की जाए तो एकाएक जो ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर दिया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सुनसान ये इलाका है। आज भी इस इलाके में सन्नाटा है। और बात की जाए तो उस भयावह मंजर को बताने के लिए काफी है कि इस पहाड़ इलाके में किस तरीके से माओवादियों ने एम्बुश बनाया और उसके बाद एक गोलियां दागना शुरू कर दिया था। इस पूरी घटना के सच को जानने के लिए सबसे पहले इस कहानी की कड़ियों को जोड़ा गया। हमारे संवाददाता ने उस ब्लास्ट वाले स्थान की उन तस्वीरों को भी हम तक पहुंचाया, जिसे देखकर आप ये सिलसिलेवार जान पाएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीर में यह एक 11 साल बाद यह तस्वीर है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से कितना भयावह मंजर रहा होगा कि आखिरकार उस दिन 25 मई 2013 को जो नक्सलियों ने किस तरीके से एम्बुश बनाया और एम्बुश के बाद योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया था। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से निकलती है और सुकमा से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए दरबा इलाके से गुजरना होता है। जैसे ही इस इलाके में जीरम घाटी में करीब 4:10 से 15 मिनट करीब इस इलाके में जैसे ही गाड़ियां पहुंचती है, उस हमले में अगर बात की जाए तो सबसे पहले माओवादियों की ओने की बनक इस गाड़ी को ब्लास्ट करके किया जाता है।
क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट होता है सबसे पहले उस काफिले में जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों में सबसे पहले लाइन में ये जो बोलेरो वाहन है, ये वाहन था और सबसे पहले नक्सलियों ने जो टारगेट किया था इसी वाहन को टारगेट किया था। वहां पर ब्लास्ट हुआ था और उस वहां से ब्लास्ट होने के बाद करीब 100 मीटर की दूरी पर या वाहन के जो परकच्चे उड़ने के बाद अगर बात की जाए तो ब्लास्ट इतना जबरदस्त था। उस ब्लास्ट में ये जो बोलेरो का जो हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ पर आकर के गिरा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त ब्लास्ट रहा होगा। इस बोलेरो वाहन में करीब 5 लोग सवार थे जो कि दरबा और इसी बस्तर के रहने वाले थे और मौके से उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही ब्लास्ट होता है उसके बाद नक्सली ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। बीएसटीवी के साथ मौके पर पहुंचे एक मृतक के भाई ने घटना की पूरी जानकारी दी। जिस बोलेरो को सबसे पहले निशाना बनाया गया उसमें उनके भाई की मौत हो गई थी। आप सुनिए उस युवक की जुबानी जिसके भाई ने इस नक्सली हमले में अपनी जान गंवाई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जीरम में, जो कि घटना स्थल है, और हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के दरबा के रहने वाले युवा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इस घटना में सबसे पहले जो बोलेरो वाहन जो जद में आया था, जो बोलेरो वाहन में जो सवार जो 5 जो सदस्य थे वो उनकी मौके से मौत हो जाती है। उस सदस्यों में एक सदस्य इनका बड़ा भाई भी था। हमारे साथ मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? योगीराज जोशी। योगी जोशी जी। अच्छा योगी, ये बताओ कि ये बोलेरो वाहन आप ही लोग का था क्या? जी सर, मेरे भाई का क्या था। हुआ था? सर हम सुकमा से आ रहे थे, परिवर्तन यात्रा में थे, सब कोई थे, अपना भाई भी गया हुआ था। तो आते समय सबसे पहली गाड़ी थी ये जो ब्लास्ट हुई है। अच्छा। अपनी गाड़ी थी, उसमें मेरे भाई का डेथ हो गया तो उड़ा है उसमें। अच्छा, क्या बोल करके निकले थे आपके भाई आपके घर पे? जी सर, वो तो उनके साथ गए थे, वो दरभा में थे ना नेता, महादेव नेता सर, उनके साथ गए हुए थे। तो उन्हीं के साथ जाके उनका हमको भी पता नहीं था कि यहाँ गए हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बोलेरो वाहन में कितने लोग सवार थे? जी 5 लोग थे। कौन कौन थे? जी, एक छिंदावाड़ा के थे और कुडुम सर के थे और 2 यहाँ के थे। कितना संकट था आपके भाई के इस घटना में गुजर जाने के बाद? बहुत था सर, बहुत मतलब कैसा संकट था कि हम कैसे जिए, कैसे उभरे, अभी भी उभर नहीं पाए उस संकट से। देखिए, मुँह जुबानी थी, मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा। हालांकि घटना को 11 साल बीत चुका है, लेकिन इस घटना के में शामिल जो पीड़ित परिवार है उनकी भी मुँह जुबानी सुनना आपको जरूरी है। देखिए, ये बोलेरो वाहन का जो हिस्सा है आज भी उस मंजर को बताने के लिए काफ़ी है, उस कहानी को बताने के लिए काफ़ी है कि वो जो मंजर कितना भयावह रहा होगा कि नक्सली ब्लास्ट के बाद ताबड़तोड़ इस इलाके में फायरिंग करते हैं और धीरे धीरे उस काफिले में जो शामिल जो 32 लोगों की जो जाने गई थी उनकी जो चीख है वो पूरी तरीके से मौत के काल में समा जाता है। मौत का तांडव, नक्सलियों का प्लान, अंधाधुंध गोलीबारी, 32 लोगों की मौत, नहीं सुलझी गुत्थी। इस घटना में पीसीसी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौत का तांडव जारी था। एक के बाद एक काफिले की गाड़ियां इस गोलीबारी की जद में आती रहीं। घटना के दोनों ओर ऊंची पहाड़ियों से सैकड़ों नक्सली अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। करीब 1 घंटे तक गोलीबारी हुई। जब मौके पर सुरक्षा बल के जवान पहुंचे तब तक दूर दूर तक सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थीं। हमारे संवाददाता के शंकर ने 11 साल बाद जब मौके पर जाकर रिपोर्टिंग शुरू की तो कैमरे की जद में वो मंजर भी कैद हुआ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
मैं राष्ट्रीय राजमार्ग के दाहिने हिस्से तरफ हूं और सबसे पहले जो की बात की जाए तो जो ब्लास्ट है और जो फायरिंग है दाहिने तरफ से होता है। देखिए जो तस्वीरें दिखाने की समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये घना जंगल है और जो इलाका है जो कि पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में बात की जाए तो जो नक्सली हैं बड़ी संख्या में इस इलाके में मौजूद थे और वो इंतजार कर रहे थे कि कब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जो काफिला है वो यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद जो कि नक्सली अटैक करेंगे। बात की जाए तो 200 मीटर की दूरी पर मौजूद हूं और देखिए कोशिश है, देखिए स्क्रीन पर देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग में जो वाहनें हैं किस तरीके से, देखिए कोशिश करिए, देखिए तस्वीरें देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग से जो वाहनें गुजर रही हैं। ऐसे ही उस दिन जो की बात की जाए तो जो एम्बुश लगा करके जो माओवादी इस इलाके में बैठे हुए थे और वे इंतजार कर रहे थे कि कब इस इलाके से परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की काफिला जो कि इस इलाके से गुजरेगा और उसके बाद हम उन्हें टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए तो इस इलाके से जो नक्सली मौजूद होते हैं और सबसे पहले ब्लास्ट करते हैं। और ब्लास्ट में जो कि मैंने तस्वीरें दिखाया कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद इस इलाके से किस तरीके से कैमरे की नज़र से दिखाने की भी कोशिश किया था कि इसी जंगल इलाके से नक्सली मौजूद थे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर नज़र बना करके रखे हुए थे कि कब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की काफिला इस इलाके से गुजरेगी ताकि हम योजनाबद्ध तरीके से उन्हें टारगेट कर सके और ब्लास्ट कर सके। पेड़ गिराकर रास्ता किया बंद, नहीं मिला बैकअप सपोर्ट, साजिश में सफल रहे नक्सली। 25 मई 2013 को जो झीरम हमले की जो साजिश है जो रची गई थी उसकी एक एक तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, आप तस्वीरें देखिए, एक अंधा मोड़ है। इस मोड़ में अगर बात की जाए तो जैसे ही उस इलाके में ब्लास्ट होता है, जो नक्सली मौजूद होते हैं यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर नक्सली अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद इसी जगह पर जो कि बात की जाए तो पेड़ों को गिरा करके इस इलाके को जो कि मार्ग अवरुद्ध किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से इस इलाके से, चाहे वो दरबा के इलाके से अगर बात की जाए, जो सुरक्षा बल हो या जो भी बैकअप सपोर्ट हो इस इलाके में ना पहुंच पाए, ताकि इस वजह से पहले यहाँ पर साजिश के तहत पेड़ों को गिरा करके इस मार्ग को पूरी तरीके से जाम कर दिया जाता है। उसके बाद एकाएक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और उस इलाके में बड़ा हमला होता है और एक के बाद एक कांग्रेस के जो शीर्ष नेताओं समेत 32 लोगों की जाने जाती है। मैं कोशिश करूंगा मौके से वहां पर भी पहुंच करके वहां की तस्वीर दिखा सकूं। शाम को 4 बजे काफिला जैसे ही झीरम घाटी से गुजरा तभी नक्सलियों ने पेड़ गिराकर रास्ता रोक दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, पेड़ों के पीछे छिपे 200 से ज्यादा नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद नक्सलियों ने एक एक गाड़ी को चेक किया। जिन लोगों की सांसें चल रही थी उन्हें फिर से गोली मारी। बीएसटीवी की टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां पर महेंद्र कर्मा समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं को अपहरण कर ले जाया गया था। संभलने का नहीं दिया मौका, हमले में 200 नक्सलियों का हाथ, किसी को भी नहीं छोड़ा, घायलों को चुन चुन कर मारा। झीरम हमले की साजिश में लगातार नक्सली अपनी योजनाबद्ध तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर दिए थे। मैं इस वक्त मौजूद हूं करीब राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पर मैं अंदर आया हूं और वही जगह वही इलाका है। इसी इलाके में बात की जाए तो जो महेंद्र कर्मा, जो कि स्वर्गीय महेंद्र कर्मा और साथ ही साथ उदय मुदलियार और नंद कुमार पटेल की जो कि बात की जाए तो दूसरे दिन इसी इलाके से बात की जाए तो उनके शव बरामद किए गए हैं। और बात की जाए तो जैसे वहां पर गाड़ियां रुक जाती है उसके बाद महेंद्र कर्मा अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उतरने के बाद जो नक्सली हैं उन्हें अपहरण करके इसी इलाके में लेकर के आते हैं। और बात की जाए तो जो चश्मदीद जो गवाह हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी जुबानी भी हमने सुना था। उन्होंने कहा था कि महेंद्र कर्मा को सबसे पहले अपहरण करके इस इलाके में नक्सली लाते हैं और उनसे बातचीत भी होता है। और बात की जाए तो जो महेंद्र कर्मा पर नक्सली धारदार हथियारों से, फायरिंग के बाद धारदार हथियारों से उन पर वार करते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। और ये वही जगह है कि 25 मई जो घटना होता है और घटना के दूसरे दिन जब सुबह इस इलाके में इसी जगह से
महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और बात की जाए तो जो उदय मुदलियार हैं उनके जो शव हैं इस इलाके से बरामद करते हैं। तो मंजर कितना भयावह रहा होगा ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि घटना को 11 साल बीत चुका है, अब भी इस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब भी इस इलाके में बात की जाए तो वो जो खौफ है इस इलाके के राहगीर भी महसूस करते हैं। और मुझे लगा कि यह पूरी तस्वीर, पूरी कहानी आपको समझा सकूं तो पहलू दर पहलू जीरम की जो कहानी है उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे जो दर्शक हैं वो स्क्रीन पर तस्वीरें लगातार देख रहे होंगे। यह जो जीरम है, जीरम की जो सच्चाई है आज भी इस इलाके में दफन है। जीरम की इस अनसुलझी कहानी को लेकर हर कोई आज भी यही सोचता है कि कब इस कहानी का पटाक्षेप होगा। इस इलाके से गुजरने वाले राहगीरों की नजर जब झीरम शहीदी स्मारक पर पड़ती है तो लोगों में डर पैदा हो जाता है। यहां से गुजरने वाले ओडिशा के लोगों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। जीरम की कहानी की एक तस्वीर दिखाना भी जरूरी है। आप दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, राहगीर हैं इस इलाके से गुजरते हुए जो कि यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया गया है। जीरम में जीरम हमले में जो मारे गए तो उनकी स्मारक बनाया गया, उन्हें देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। इनसे भी बात करते हैं। घटना को हालांकि 11 साल बीत चुका है। 25 मई 2013 को जीरम हमला हुआ था। भैया आपको जानकारी है क्या, कहाँ से हो आप? उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पर कैसे रुके? वो एक बार सुना था, पहले जा रहा था, हमारा आदमी एक साथ था। हाँ। वो बोल रहा था यहाँ पे कितना नक्सली में शहीद हुआ था। हाँ। उन लोग का क्या मूर्ति बना के इसी रखा था, बोला था। अच्छा। तो उस टाइम थोड़ा सहम था, हमको डर लग रहा था, मैं कभी नहीं आया था। हाँ। तो इस बार मैं बोला भैया को, उधर रिपोर्टर वाला भी है खड़ा है, चलो एक बार जाके देखूंगा। अच्छा। भाई भी बोला ठीक चलो देख। अच्छा, तो इस इलाके से गुजरते हैं तो डर लगता है? मैं तो इतना नहीं आता हूँ, डर तो लगता है। हर टाइम मैं सुनता हूँ यहाँ पे नक्सली में, यहीं पे हमला है, हमारा जवान शहीद है कि नक्सली शहीद है, इसलिए जैसे भी नहीं तो पहले बार नहीं रुका है, बोला था पहली बार रुके हो आप? पहली बार रुका, तो भी आप लोग को देख के रुका हूँ, एकला यानी से नहीं रुकता हूँ। बात की जाए तो इस इलाके से गुजर रहे थे, इनका कहना है कि मैं पहली बार रुका हूँ, इससे पहले भी कोशिश किया था लेकिन डर लगता था। जानकारी थी कि इस इलाके में एक नक्सली हमला हुआ था 2013 में। तो आज कुछ पत्रकार थे जैसे कि हमको देख करके वे यहाँ पर रुके और ठहरे और ये देख रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जीरम की वो कहानी सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश दुनिया में भी बात की जाए तो इस हमले की चर्चे है। इस इलाके में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। इतने बड़े कांड के बाद भी यहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी पीने के पानी को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम जनता तरस रही है। जीरम की कहानी और इस इलाके की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे जो दर्शक हैं स्क्रीन पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इस इलाके की तस्वीर दिखा सकें। हालांकि जीरम हमले को 11 साल बीत चुका है, लेकिन उस हमले के बाद इन 11 साल में इस इलाके में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ तस्वीर बदला है, ये भी आपको जानना जरूरी है। अच्छा, आप दरबा से हैं? जी सर। ये बताइए कि क्या क्या कुछ विकास हुआ है इस इलाके में, मतलब 11 साल बीत चुका है घटना को, कितना विकास हुआ है, क्या तस्वीर बदला है? सर विकास तो कुछ नहीं हुआ है सर। सर सिर्फ रोड ही बन गया, रोड की चौड़ाई हुई है बस, और कुछ नहीं हुआ है सर। पानी की सुविधा नहीं है, ना स्कूल है, ना अच्छा कुछ हॉस्पिटल भी नहीं है सर। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, बस चौड़ाई हुई है सड़क की, और वो भी उखड़ रही है, बहुत साल भी हो गया है, बस कुछ नहीं हुआ है विकास के नाम पर। तो जीरम के नाम से कॉप है, देश दुनिया प्रसिद्ध है। हालांकि जीरम को जो बाहरी जो लोग हैं वो भी जानते हैं। ऐसे में बात की जाए तो इतना प्रसिद्ध है ये इलाका, कैसे मतलब मानते हैं आप, कैसे समझ रहे हैं? सर ये जब ये कांड की वजह से सर ये फेमस हुआ है सर ये जगह, बस और कुछ नहीं है सर। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस ये जो हो गया सर ये कांड, बस इसी की वजह से बस थोड़ा नाम है कि इस जगह में थोड़ा डरते हैं, नक्सली है, तो वैसा बस और कुछ नहीं है सर। विकास तो कुछ हुआ भी नहीं है सर। यह तस्वीर थी, मुझे लगा कि पूरी तरीके से 11 साल इस घटना को बीत चुका है, उस जीरम की कहानी भी बतानी चाहिए और जीरम के गांव के जो आदिवासी ग्रामीण हैं कैसे हैं उसे भी समझना जरूरी था। इस वजह से मैं पूरी तस्वीर आपको दिखा रहा था और कोशिश कर रहा था कि उस इलाके में जो लोग हैं उनसे हम बात कर सकें। झीरम कांड के अनसुलझे रहस्य, पीड़ितों को कब मिलेगा न्याय, गुनहगारों को कब मिलेगी सजा, साजिश के पीछे किसका हाथ, कई सवाल, जवाब का है इंतजार।
11 साल बाद भी इस हत्याकांड का रहस्य अनसुलझा है। आज तक झीरम कांड के गुनहगारों तक जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाईं। इस हत्याकांड के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और पता नहीं कब तक झीरम घाटी के पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। 11 साल बीत जाने के बाद एक तस्वीर है, जैसे ही सरकार में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है, झीरम हमले में बात की जाए तो जो शहीद स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, देखिए झीरम घाटी शहीद स्मारक यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर जो कि बात की जाए तो इसके अंदर जो मारे गए हैं उनकी तस्वीर है, जो नेता हैं, जो महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियाल, विद्याचरण शुक्ल जी, इनके तमाम तस्वीर यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें यहाँ पर बात की जाए तो तस्वीरों को यहाँ पर रखा गया स्मरण के तौर पर। झीरम घाटी शहीद स्मारक के नाम से यहाँ पर बात की जाए तो यह स्मारक है। और ऐसे में घटना को 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी पीड़ितों को न्याय की उम्मीद है। अब भी इस इलाके में झीरम के जो जख्म है, अब भी कहीं राज इस इलाके में दफन है। सवाल है, आखिरकार झीरम हमले में जो पीड़ित हैं, झीरम हमले की कहानी में जो आरोपी हैं, झीरम हमले की जो सच्चाई है, वो कब तक के बाहर निकल के आएगी? कब पीड़ितों को न्याय मिलेगा? शंकर, BSTV, झीरम।